लेट्स थिंक। नमस्कार दोस्तों। और इस सेशन में हम कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की उन मुद्दों की, उन आइडियाज की और उन तथ्यों की जो कि सोसाइटी और गवर्नेंस के कुछ एस्पेक्ट्स को जो जोड़ते हैं। सो आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल जो इश्यूज हैं, जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं, क्या उनको हम मेंस एग्जामिनेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ला सकते हैं। सो इसी दिशा में हम कुछ चर्चा करेंगे। वी विल बी टॉकिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। और हमारे सामने कुछ फैक्ट्स रहेंगे, उसके बाद हम उसको बात करेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक सेज दैट बाल विवाह को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा सुप्रीम कोर्ट। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में भी कि आपसे बाल विवाह के लिए क्या कदम आज तक उठाए गए हैं, कुछ इनोवेटिव कदम बताइए। सो बाल विवाह का मुद्दा इतने वर्षों बाद भी भारत में बना हुआ है। ऐसा क्यों? एक पॉइंट बताएंगे आप मानसी? इसमें हम बोल सकते हैं जो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है सोसाइटी का और जो माइंडसेट है वो एक मेजर कॉज हो सकता है, या जो कॉलोनियल माइंडसेट हम बोल सकते हैं। कॉलोनियल माइंडसेट। उसकी जगह आप प्रोग्रेसिव या बैकवर्ड तो कह सकते हो। जी। और बाल विवाह, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इलिटरेसी, इन सब से भी जुड़ा हुआ है बाल विवाह। हाँ जी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो पॉइंट आपने मतलब लाना चाहिए, आई बिलीव दैट इज बिकॉज ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड का, उसके अधिकारों से उसको वंचित करना और गर्ल चाइल्ड का फॉर ग्रांटेड लिया जाना और उसका बोझ समझा जाना। हम्म। दिव्या, कोई और अगर पॉइंट है तो बोलिए, नहीं तो विल मूव फॉरवर्ड। नहीं सर, ये है कि अवेयरनेस नहीं है उनके रिगार्डिंग और एजुकेशन की कमी, इस चीज को बोल सकते हैं सर। एंड इन द कंस्ट्रक्टिव पार्ट आप हमेशा लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अधिकारी यानी एक ऑफिसर होना चाहिए। और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को उस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट स्लैम सेक्शन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट रिक्वायरिंग प्रायर नोटिस। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कपल्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन आप जब नोटिस ही बोलोगे कि 30 दिन पहले आप शादी करने जा रहे हैं, अगर आप बताओगे तो सबको पहले ही पता लग जाएगा। जी। प्राइवेसी और जो सैंक्टिटी की बात की वो तो पहले ही चली जाएगी, वो जो प्रोटेक्शन की बात की। तो आप ये बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट को प्रमोट आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या स्पेशल मैरिज एक्ट को आप कैसे, उसके जो उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो उसका प्रोविजन है, उसको आप कैसे प्रमोट करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए। The Special Marriage Act again main objective is to promote the intercaste marriages. सो इसमें अवेयरनेस जनरेशन हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या मीडियम्स क्या हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट कि क्या प्रोटेक्टिव नॉर्म्स हैं या सेक्शंस हैं जो फैसिलिटेट करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस को। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जब लोकल बॉडीज की बात कर सकते हैं तो उनका उनके साथ इंटीग्रेशन करके हम रूरल एरियाज में या फिर अर्बन एरियाज में उस मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं। थर्ड वुड बी एनजीओज का रोल आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस जनरेशन इतना ज्यादा नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। चलिए आगे। अब हमने बात की कि समाज को हम दकियानूस कब मानते हैं। संकीर्ण मानसिकता, दैट इज कंजर्वेटिव माइंडसेट, रेग्रेसिव माइंडसेट, पुरुष प्रधान पैट्रियार्कल सोसाइटी, एंड इंटर कास्ट या फिर इंटर कम्युनिटी मैरिज को हम अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं देखना चाहते। ससुर ने अपनी बहू के सिर पर ईंट मारकर उसे
इसलिए घायल कर दिया कि वो नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रही है। तो जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट, तो ये कॉलोनियल माइंडसेट का एग्जांपल है। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में एग्जांपल दिया हुआ है, घर की चार दीवारी पर्दे के पीछे ही रहना है, नौकरी जाने को अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए सोशल मीडिया उनके लिए एक तरीके से लिबरेशन है। रील्स बनाएंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे, व्लॉग्स बनाएंगे, डांस करेंगे, म्यूजिक। तो आप समझिए ये इट इज अ लिबरेटिंग, इट इज हैविंग अ लिबरेटिंग अफेक्ट। पढ़ लिखना तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी के दम पर आप वो चीजें कर सकते हो। चलिए आगे। परंपरा का पार्ट, दैट मीन्स वही अगेन ट्रेडिशन, अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज इन द फ्यूचर एंड व्हाट यू आर गोइंग टू लीव बिहाइंड। तो शिक्षा आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल्ड बेस्ड अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो जो पारंपरिक, यानी जो जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल माइंडसेट हैं, उनका अगर मेल एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी से अगर आप देखोगे तो बहुत कम हो पाता है। तो ऐसी दो परंपरा बताइए मानसी, जो हमें स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ावा देती है। सब परंपरा, सर स्किल बेस्ड में एक तो जो बेसिक स्किल्स रूरल एरियाज में अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कुकिंग हो गया, या फिर जो बेसिक स्किल्स होती है जैसे स्टिचिंग होती है, उसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और सर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एक, उस पे भी फोकस किया जाता है। हम्म। परंपरा का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है खाना झूठा नहीं छोड़ना। एक बात बता रहा हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल। हमारे यहाँ परंपरा है पहली रोटी गाय की निकालना, पीपल को जल देना, हम्म। योगा। हाँ। और परंपरा है बड़ों का सम्मान करना। जी। और जब आप साइंटिफिक उसमें आओगे तो वेदों से लेके, ज्योमेट्री से लेके, आर्यभट्ट से लेके, वो एक अलग चीज। हम्म। तो कोई पूछता है तो हमारे यहाँ की काफी सारे ऐसे हमारी डेली लाइफ के ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं विच मेक अस सुटेबल फॉर हायर क्रिटिकल थिंकिंग जॉब्स। चलिए आगे। सर जैसे कांचीवरम साड़ी है या फिर जो मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, इनको प्रमोट किया जाता बिल्कुल। है ताकि प्लास्टिक वेस्ट कम हो, तो उनको भी और ज्यादा बढ़ाया जा सके हाँ स्किल के बिल्कुल। तौर पर। दिए हो गए, हथकरघा हो गया, अभी हम हस्तकलाओं की बात ही कर रहे हैं। तो आई थिंक वेरी ट्रू। बनारसी साड़ी, कांचीवरम साड़ी, बेंत का सामान, शहद, ये सब परंपरा का पार्ट है। इसके लिए कोई हमारे को कोई, हाँ उसकी मार्केटिंग और उसके लिए आप जरूर कोर्सेज या आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे कोई स्पेशल लर्निंग नहीं दी गई है। ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी। सो अनदर एग्जांपल वी हैव हियर इज दैट सदियों से प्रचलित आरनमुला दर्पण निर्माण कला, यानी मिरर। आरनमुला धातु के फ्रेम में जड़ित दर्पण निर्माण से जुड़ा हस्तशिल्प है, और 2005 में इसको जीआई टैग भी दिया गया। यानी जलवायु, क्लाइमेट चेंज के कारण ये खत्म होता जा रहा है। यानी फ्रॉम कल्चरल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम livelihood perspective, it is very 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 sorrow and very 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 what I should say worrisome development, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को कम कर रहा है। क्योंकि वो जो स्किल बेस ऑब्जेक्ट है, वो अपने 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 फिजिकल उसका अपीयरेंस, अपने फिलोसफी उसकी, या उसका जो आइडेंटिटी है, उसके लिए हमेशा जानेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लास्टिक के इस्तेमाल बढ़े हैं ऑब्वियसली, एज वी हैव रेड, वी कैन रीड हियर आल्सो। रेडीमेड चीपर अल्टरनेटिव्स आर बीइंग इंपोर्टेड। सो परंपरागत हस्तशिल्प को पर्यावरण के कारण भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि केरल के आरनमुला कला दर्पण में जो
उसका डाई बनेगा, जो उसका मतलब जो उसका मोल्ड बनता है, उसके लिए एक खास किस्म की मिट्टी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब फ्लड्स आ जाएंगे, लैंडस्लाइड्स आएंगे, तो मिट्टी में जो फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस हैं वो आएंगे। अगर वो आते हैं तो उस मिट्टी से कला का होना संभव नहीं। दैट इज वाई द आर्टिजन विल हैव टू फाइंड दैट एग्जैक्ट सॉइल। इसीलिए सॉइल इरोजन इज गोइंग टू make extinct such important art forms. So I think it's a very innovative example कि हमें ऐसा करना चाहिए. So it's a wonderful example. That's what we can say. अगला आर्टिकल हमारा बात करता है कि किसी भी धार्मिक यात्रा का उद्देश्य और जो परिणाम है वो कम्युनल हार्मनी और फेटर्निटी को बढ़ाना है। लेकिन अगर आप त्योहार या पर्व के मौकों पे आप देखते हैं मानसी, कि उग्र हो जाती है, भीड़ अराजकता हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है। जैसे सोना से पास जो नू है आगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर हमने पढ़ा है, इन रिसेंट पास्ट हमने देखा ऐसा हुआ। तो एज आई एज एन आईपीएस ऑफिसर, एज एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप क्या करेंगे ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब आपको लगता है कि कॉम्युनली सेंसिटिव इन्वायरमेंट है? सर, अगर हम ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज की बात करते हैं तो देयर शुड बी एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट ऑफ दी सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस पर्सनल होना चाहिए इन ऑर्डर हम्म, टू इंश्योर कि कोई ऐसा लार्ज स्केल पे इंसिडेंट ना हो। हम्म। और सर, बेसिक सर्विसेज साथ में ये भी अवेलेबल होनी चाहिए कि जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो स्मूथली कैरी आउट हो सके। हम्म। और बाकी सर हम टाइमिंग्स आई थिंक फिक्स कर सकते हैं ऑफ सेलिब्रेशंस। हाँ, वो तो है ही। यू विल टेक इनटू कॉन्फिडेंस ऑल द मेजर लीडर्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स और डिफरेंट ग्रुप्स. जी हाँ। You will make sure that community leaders are in touch and communicating. हम्म। You will make sure that they are communicating with the lower heads. जी। You also make sure that no arms and no sharp objects are being carried out. हम्म। So you have to make different kind of ideas and developments, and then only you can say so. चलिए आगे. India needs comprehensive sexuality education. सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि जो पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट, वो बढ़ता जा रहा है. उससे हमने देखा कि चाइल्ड अब्यूज बढ़ा. सो मानसी, आप भी बताइए और दिव्या आप भी, कि चाइल्ड अब्यूज को कैसे हम रोका जाए, कैसे रोका जाए? सो ऐसे केसेस जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस होते हैं, अगेन डेटा यही बोलता है कि मैक्सिमम ऑफ द जो केसेस हैं वो नोन पर्सन्स करते हैं। सो हम्म. रोकने के लिए पहले तो चाइल्ड को एजुकेट करना अबाउट गुड टच एंड बैड टच, एंड इवन वेरी ट्रू. पेरेंट्स, हाँ, पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट दिस विद चिल्ड्रन सो दैट चिल्ड्रन कैन दे कैन डिस्कस विद द पेरेंट्स अगर ऐसा कुछ उनको फील होता है तो। आई थिंक वो सबसे ज्यादा उनका कंफर्ट जोन हो सकता है। और प्रिवेंशन में सर हम स्कूल में बात कर सकते हैं अबाउट दी सेक्सुअल एजुकेशन। करेक्ट. दिव्या आप बताओ. सर, एक देख सकते हैं कि एज है जो 5 to 6 ईयर एज से स्टार्ट किया जा सकता है। बुक्स या फिर जो एनिमेटेड वे में उनको बनाकर समझाया जा सकता है ताकि छोटे बच्चों को चीज समझ में आए, क्योंकि देखा जाता है चलो वो तो कि जो खैर कम गुड उम्र और के बैड का आपने बताया, गुड और बैड टच का तो बता दिया. और बताइए और क्या हो सकता है? सर, पेरेंट्स को भी इस चीज के लिए जागरूक किया जा सकता है ताकि वो भी बच्चों को समझा सके स्कूल्स के अलावा, हम्म. कि किस तरह से उनके यानी साथ कि कम्युनिकेशन करके यानी गैप को भरा जा कि सके। हाँ, यानी कि इंडियन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हमें चीज को देखना होगा. जी सर। ऐसा नहीं है कि इंडियन वैल्यूज को नहीं समझ, इंडियन वैल्यूज को भी देखना होगा और हमें रेशनैलिटी को भी लाना होगा. बिकॉज जो सेक्सुअल जो एजुकेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेलबींग और डिग्निटी से जुड़ी हुई है. और जो है यूनाइटेड नेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जुड़ा हुआ है. तो ट्रेनिंग, कंटिन्यूस काउंसलिंग,
स्टिग्मा और शेम का एलिमेंट हटाया जाएगा, एनजीओ का रोल लिया जाएगा। उससे जो है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो स्टेट के बहुत हेल्पफुल होंगे, और वो हमें एफर्टलेसली दिशा दिखाएंगे। सो दैट इज वाई, तो यानी आप दोनों ये मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन विद्यालय का करिकुलम का पार्ट होना चाहिए? तो होना जी चाहिए। सर। दिव्या, आप क्या बोलते हैं? ये सर होना चाहिए सर। हम्म, नहीं, ठीक है। इसी दिशा में हमें सोचना है और इसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। बच्चे का हक। अब बच्चे का हक इज वेरी ब्रॉड पॉइंट वेर इट इज गिवन। अब पॉइंट ये है कि अमान्य विवाह की स्थिति में पैदा बच्चे को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं। ये भी एक तरीके का सोसाइटल, और जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज इशू है। बच्चे के जीवन को और उसकी डिग्निटी को अगर देखकर अगर सोचा जाए, तो मतलब ये है कि अमान्य विवाह तो रद्द हो जाता है, लेकिन सरकार का ये कहना है, और बच्चे के हिसाब से अगर हम सोचें, तो ही मस्ट गेट हिज राइट्स और हर राइट्स, स्पेशली इन द लेगेसी ऑफ प्रॉपर्टी। बेटियों की बात तो है ही, बट द पॉइंट दैट पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह और उससे जन्म लेने वाले संतान को लेकर जो सामाजिक दृष्टि है और जो कानूनी अधिकार है उसको लेकर थोड़ी जटिलता रही है। इन टुडेज टाइम मैरिड पर्सन, हाँ आपके हैं, आपके यूट्यूबर्स हैं, लेकिन शायद उन्होंने धर्म बदला है, कुछ ऐसा करके किया है, वरना पॉलीगैमी नॉट अलाउड, अवैध ही है वो एक तरीके से। तो भावनात्मक मानसिक सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन समाज में इस तरह की चीजें हैं, और हमें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से दैट कि जो बच्चा पहला पैदा हुआ है, द चाइल्ड विल बी treated as legitimate as far as the right in the property and other things are concerned. How fraternity is in India is different from the idea enshrined in the constitution. आप बोलिए मानसी पहले, हाउ fraternity in India, it is different from the idea enshrined in constitution. तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जी। पहली बात तो जो आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी है वो क्या है? सो फ्रेटर्निटी मीन्स सिंपली अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड। हम्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल में भी चीज मेंशन है, प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी, हम्म। इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। हम्म। सो इसमें सर हम सेक्युलैरिटी का एंगल भी लेके आ सकते हैं कि जब हम स्टेट की बात करते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं, तो दैट इज वन वे ऑफ प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं तो। हम्म। एंड देन सर इंडिया में लाइक रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन एंड डिफरेंट बिल्कुल बिलीफ्स व्हिच आर बिल्कुल फॉलोड। बिल्कुल। जब हम लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी सारी बात कर रहे हैं, प्लेटो के आइडियाज की भी बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं, तो फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पर शेयरिंग से है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है। जी। लेकिन फ्रेटर्निटी की जो जर्नी इंडिया के केस में देखी जाएगी, तो आप उसमें देखोगे कि वो ब्रिटिश टाइम से उसके फाउंडेशनल वैल्यूज हमें दिखाई देने लगे। प्लेटो का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि वो कहते हैं कि वर्ड जो आपका जो जुड़ी जो मतलब एस्पेक्ट आपका जो प्लूरलिस्टिक है वो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। इंडिया में पहले भी फ्रेटर्निटी का पॉइंट रहा है, तो फ्रेंडशिप अमंग इक्वल्स जो इन्होंने आर्टिकल में समझाने की कोशिश की है, तो एलिमेंट्री डायमेंशन वही है कि जब हम बात करते हैं किस तरीके से चीजों को बांटा गया है, किस तरीके से उनका पास्ट एक शेयर्ड पास्ट है, और शेयर्ड पास्ट के बाद कैसे आप फ्यूचर में इक्विटेबल बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो कास्ट सिस्टम आ गया। कास्ट सिस्टम क्या फ्रेटर्निटी को बढ़ाता है मानसी? सो एक तरीके से बढ़ाता भी और नहीं भी बढ़ाता है। मेन उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो इंटेंशन है। हम्म। क्या? बिल्कुल, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिविलेजेस दी गई हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और इन सब के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए।
इसीलिए एवरीडे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो आपके कम हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्शन जो फिटर्निटी का है वो कैसे प्रमोट किया जाता है, वो इंडिया की पॉलिटिक्स में रूटेड है। पॉलिटिकल कल्चर इज, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिबर्टी, इक्वालिटी और फिटर्निटी को एग्जिस्ट होने चाहिए, म्यूचुअली इंडिस्पेंसिबल हैं, और वो प्री कंडीशन है किसी भी तरीके की ग्रोथ। या फिर आप सिटीजन की बात भी करें तो डिसाइड डॉक्टर अम्बेडकर जब कहते हैं कि फेटर्निटी के बिना हम डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएंगे, जॉन रॉल्स भी कह रहे हैं। तो आइडिया यही है कि फेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू हैव डाइवर्सिटी, व्हेन यू हैव इनइक्वालिटी, व्हेन यू हैव डिफरेंट सोशियो कल्चरल सिस्टम्स। तो फेटर्निटी बिकम्स वेरी क्रूशियल। लेकिन क्या उसकी कोई लिमिटेशंस हैं? जी सर, लिमिटेशंस होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जो हम बात करते हैं, अगेन फ्रेटर्निटी भी हम एब्सोल्युटली प्रमोट करने की बात नहीं करते हैं। सो हम्म। उसमें सर अगेन लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड व्हेन वी आर टॉकिंग हाँ अबाउट। बिल्कुल। अब फेटर्निटी के नाम पे जैसे आप गए, अब हिंदू हैं, हम सब मुसलमान हैं, या हम हिंदू राष्ट्र हैं, हमें एक होना चाहिए, हम्म। जो ये जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है या बिलीजियरेंट नेशनलिज्म है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सो इसमें डेफिनेटली एक होना चाहिए आई वुड से, क्योंकि जैसे कि बोलते कि अगर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो एक हम्म। एस्पेक्ट भी है। एंड सर क्योंकि अल्टीमेटली हमारे इंटरेस्ट सेम ही है, रिलीजियस बेसिस पे भी कांट से कि हमारे इंटरेस्ट जो है या तो वो है कि ज्यादा रिजर्वेशन लेना, या जैसे हम बोलते हैं कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी मतलब हम्म। उसको हम कितना ऑब्जेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं या एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। सो ओके। इंटीग्रिटी एंड यूनिटी डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। हम्म। हम्म। ठीक। चलिए, अब बुजुर्गों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक तो क्यों दिया जाना चाहिए, ये हक दिव्या? सर गरिमापूर्ण रहने का अधिकार तो हर व्यक्ति को है। तो जब हम देखते हैं कि किस तरह से समाज में जो परिवारवाद टूटता हुआ दिखता है, फिर उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, तो उसके को परिपूर्ण में कहा जा सकता है कि गरिमापूर्ण जीने का अधिकार बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। सो इसमें ये बोल तो सकते हैं कि मानसी, हाँ जी, जैसे बुजुर्ग ही नहीं, हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है, लेकिन उनको कितनी हम कितना वैल्यू करते हैं, तो वो हमारे वैल्यू सिस्टम को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो क्या। आप एक मेट्रोपोलिस में, मेट्रोपोलिस या अर्बन अर्बन इंडिया हम्म। एंड एल्डरली पीपल, आप मुझे गुड़गांव के जो बड़े बड़े कॉन्डोनियंस हैं, गुड़गांव की जो बड़ी बड़ी हाई लाइफ सोसाइटी है या दिल्ली की भी है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहेंगे? कैसे आप, मतलब हाउ डू यू सी? सो अर्बन एरियाज में अगर हम देखते हैं तो वीसी की केसेस ऑफ वायलेंस है, या उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो ओल्ड एज होम्स का इम्पोर्टेंस ज्यादा हो जाता है जब हम अगेन सेफ्टी या सेफ लिविंग कंडीशंस की बात करते हैं। दे आर नॉट हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी टू सरवाइव। सो ऐसे केसेस सर मतलब अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा देखे जाते हैं, तो रोल ऑफ एनजीओज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट एंड फैमिली वैल्यूज। इवन जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज की भी बात कर रहे हैं, तो having an elder member as a part of your family, that is kind of a blessing, and everyone does not get that opportunity to live with your like parents या फिर grandparents. So उस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट अर्बन एरियाज में ऐसे है कि दे आर सीन एज अ बर्डन। हम्म। ओके, वी विल लुक फॉर सम मोर इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड आइडियाज इनटू दिस। ये जो उम्र की ढलती सांझ की जो बात हो रही है, वो भी यही है, जनरेशन गैप, changes in the lifestyle, blatant commercialization and capitalism, globalization, liberalization. So all these factors, do you think in some way facilitate
elder people's life with dignity. क्या कहते हो आप मानसी? जी सर, मतलब सर ये वर्ड्स हम्म। लिखे हैं मेरे को आइडेंटिफाई नहीं है कहाँ लिखे हुए आप। क्या कह रहे हैं? जो आपने अभी कीवर्ड्स बोले हम्म। वो किधर मेंशन्ड है, अगर आई कैन रीड एंड तब मैं अच्छे से बोल। दे आर इन द बोल्ड। बाकी सारा तो कलर्ड है, आई कांट रीड एंड आई कांट सी। तो लेकिन अच्छा है, टॉपिक इज गुड। हाउ इन द ओल्ड एज, इन द लाइट ऑफ कैपिटलिज्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप बोलो। अभी अपने आप में क्वेश्चन है पूरा ये। सो ग्लोबलाइजेशन से अगर हम बात करके चलते हैं तो अगेन ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है उनके लिए एक तरीके से एडवांटेज भी है। इफ वी आर सीइंग कि फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की जाती है, जो कि अगेन बहुत लिमिटेड है हमारे बिहेवियर के अंदर भी। सो उस केस में ग्लोबलाइजेशन हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग दी अपॉर्चुनिटीज, और एक तरीके से वी आर सीइंग कि रिस्क भी एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल फ्रॉड ज्यादा होते हैं विद द पुअर, दी ओल्ड एज पीपल। सो एक ये इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। सो मतलब बहुत बाइंडिंग बाइंडिंग इम्पैक्ट जो होता है फैमिली के ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी सोसाइटी की बात करूँ तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बहुत ही यंग बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 5 years, सो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही घूमते हैं। तो आई थिंक उनका रोल इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू कल्टिवेशन टू देम, क्योंकि पेरेंट्स आर वर्किंग। सो एक आई थिंक ये एस्पेक्ट भी हो सकता नहीं, समझने वाली बात ये, थोड़ी पेशेंस उनके साथ दिखाई जाए, थोड़ा उनके साथ उनको समझाया जाए। है। जी। और उनकी विजडम को हम सरे से ना नकारें, और हम्म। उनकी बात को सुना जो वो कहना चाहते हैं। हाँ जी। मैं ये नहीं कहता कि अनक्रिटिकली सुनिए, लेकिन क्रिटिकल एंगल से अगर सुना जाए तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम्म। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेम सेक्स मैरिज पर क्या स्टैंड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मानसी? सो सेम सेक्स मैरिज अभी इंडिया में लीगल नहीं है, but again since we have decriminalized the homosexuality, so next step what we are talking about social reforms, जो same sex marriages होना चाहिए, but उसको legalize करना ही is not the again only solution जो हमें help करेगा, क्योंकि challenges है again the society as a whole, जो हमारा mindset है, जो हमारा attitude है towards such types of couples. So that is one hardship that they'll be facing. Then again, being beneficiaries या availing different public services, so उसमें भी चैलेंज आते हैं जब हम सर्टिफिकेट फॉर्मेशंस की बात करते हैं, गेटिंग दी सर्टिफिकेट्स, या बेसिक एजुकेशन सर्विसेज की बात ही करते हैं कि उनको एजुकेशन सर्विसेज भी नहीं मिल पाती अगर उनके बच्चों की हम बात करें। सो और बेसिकली वी डू नॉट कंसिडर मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का ही पार्ट नहीं मान रहे हम तो उनको। जी सर, वही एटीट्यूड टुवर्ड्स देम दैट हैज टू ट्रांसफॉर्म। खाली सेम सेक्स मैरिज लीगल करने से भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, दैट इज वाई ग्रेजुअली सोसाइटी मस्ट एक्सेप्ट देम। हम्म। पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए, और उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि देन लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड। लॉ का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और उसका इफेक्ट क्या होगा पर्सनल लॉज के ऊपर, ये भी बताइए। सर पर्सनल लॉज पे जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैरिज की बात की जाती है तो कस्टम्स कैसे क्या फॉलो किए जाएंगे, या फिर जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी या राइट टू इनहेरिटेंस, सो उसमें क्या रूल्स में या क्या लॉज में चेंजेस होने चाहिए, या फिर जब हम डाइवोर्स हम्म। की बात करते हैं। तो वही है, हमें एक कंक्रीट स्टैंड पे आना है उसमें कि सेम सेक्स मैरिज के लिए क्या हमारा समाज तैयार होगा। अजंता एलोरा के समय से हमने देखा है कि देवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, गंधर्व भी थे, और यक्ष यक्षिणी की बात हम करते हैं, गार्जियंस की बात करते हैं। ये सब मुगल टाइम और व्हाट वी कैन से सल्तनत टाइम पीरियड से चीजों में बदलाव हुआ। दैट इज व्हाई इट यू कैन से दैट दैट जो दो एडल्ट्स हैं उनकी प्राइवेसी के बीच में सरकार आना नहीं चाहती, उनका इंटीमेट जोन है। लेकिन सेम टू इंडिविजुअल्स, वो आएगी मैरिज आपकी पब्लिक जोन में, तो उसमें तो फिर पब्लिक एलिमेंट आ गया ना। हम्म। दैट इज हाउ द गवर्नमेंट इज पुटिंग अप। ठीक है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो, उसको आप यहाँ तक नहीं खींच के ला सकते, ऐसा सरकार का कहना है। जी।
So work more on this, and this is going to help us. One more article we can discuss. वही है अगेन सेम सेक्स मैरिज एंड द डिमांड फॉर डिग्निटी. तो मानसी अगर इसको समझें और दिव्या इसको अगर देखें या बाकी लोग भी जो हमारे साथ हैं कि इंडियन लॉ जो है ओनली मेल और फीमेल की मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है. जी सर. उन्हीं के इनहेरेंट इंटरेस्ट, उनका सक्सेशन है, टैक्सेशन, वेलफेयर है. तो जजमेंट को ये रिस्ट्रिक्टिव अंडरस्टैंडिंग है उसको रखा है फिलहाल, आप ये कह सकते हैं. सोसाइटी इतनी तैयार नहीं है इतने रेडिकल चेंजेस के लिए. जी सर. और यूनियन उसको जस्टिफाई किया है कि हाँ, because it believes that legislative power is reflecting the collective wisdom of India, and legislator is not ready for that. Cultural ethos की बात है, social standards की बात है, acceptable human behavior की बात है. तो ऐसी जो रिलेशनशिप है उसको प्रोहिबिट करता है ओबीसी. तो इसीलिए सरकार का ये भी कहना है कि इवन द कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्पेशल ऐसा अप्रिशिएशन नहीं दिया गया इन बात में. तो वाई नाउ? So because it is a reality, we have to accept it and we have to integrate them in the society. तो आई एम जस्ट सेइंग जो सरकार का जो एंगल है वो हम बात कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट जो है वो उसको समझना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए. मार्जिनलाइज से उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, साथ लेके चलना है. फिजिकल मेंटल अब्यूज जो होता है उसको रोकना है. एंड एवरी सिंगल लाइफ मैटर्स. दैट इज व्हाट इज द गारंटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. So we had a healthy and reasonable discussion on different topics, and we will continue the process in the next episode. Make your own notes, write your own ideas, keep on moving, discuss, share, appreciate, and take action. Till then, a very good bye. Thank you very much. Wishing all of our viewers and candidates and sincere aspirants best of luck for success in examination.